नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बात 18 फरवरी 2019 की है। शाम करीब 5 बजे रमाशंकर गुप्ता एडवोकेट पद्मा गुप्ता के केशव नगर स्थित घर पहुंचे तो उनके मकान का मेन गेट बंद था। गेट के बाहर 2 युवक खड़े थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। रमाशंकर ने उन युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम मोहित और शुभम बताए। उन्होंने बताया कि वे दोनों ऑनलाइन शॉपिंग कुरियर डिलीवरी बॉय हैं। स्नेहा गुप्ता ने ऑनलाइन कोई सामान बुक कराया था। वो उस सामान को देने आए हैं, लेकिन आवाज देने पर वो ना तो गेट खोल रही हैं और ना ही फोन रिसीव कर रही हैं। रमाशंकर गुप्ता स्नेहा के मौसा थे। वे उसी से मिलने आए थे। कुरियर बॉय मोहित की बात सुनकर रमाशंकर का माथा ठनका। उन्होंने भी स्नेहा का मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद रमाशंकर ने स्नेहा की मां एडवोकेट पद्मा गुप्ता को फोन किया। वो उस समय कोर्ट में थी। पद्मा गुप्ता ने उन्हें बताया कि स्नेहा घर पर ही है, शायद वो सो गई होगी, जिसकी वजह से कॉल रिसीव नहीं कर रही होगी। रमाशंकर गुप्ता ने किसी तरह गेट खोला और अंदर गए। उन्होंने स्नेहा को कई आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेन गेट से लगा बरामदा था। बरामदे में पद्मा का पालतू कुत्ता टहल रहा था। 2 कमरों के दरवाजे भी खुले थे। रमाशंकर स्नेहा को खोजते हुए पीछे वाले कमरे में पहुंचे तो उनके मुंह से चीख निकल गई। स्नेहा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थी या नहीं, कहना मुश्किल था। स्नेहा की यह हालत देखकर कुरियर बॉय मोहित वह शुभम भी घर के अंदर पहुंच गए। कमरे में एक लड़की का शव देखकर वो भी आश्चर्यचकित रह गए। रमाशंकर ने पुलिस को खबर देने के लिए कई बार 100 नंबर पर कॉल की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तो वो डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल पर बैठकर उस्मान पुलिस चौकी पहुंचे और उन्होंने वारदात की सूचना दी। चौकी से सूचना थाना नौबस्ता को दे दी गई। उसके बाद थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ डब्ल्यू ब्लॉक केशव नगर स्थित एडवोकेट पद्मा गुप्ता के घर पहुंच गए। उस समय वहां भीड़ जुटी हुई थी। थाना प्रभारी उस कमरे पहुंचे जहां 24 साल की स्नेहा खून से लथपथ पड़ी थी। कमरे का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। स्नेहा के पैर दुपट्टे से बंधे थे और दोनों हाथों की कलाइयां किसी तेज धार वाले हथियार से काटी गई थी। सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार भी किया गया था, जिससे उसका सिर फट गया था। गर्दन को रेता भी गया था और चेहरे पर भी कट का निशान था। थाना प्रभारी समर बहादुर सिंह ने स्नेहा के दुपट्टे से बंधे पैर खुलवाए, फिर जीवित होने की आस में एम्बुलेंस बुलवाकर तत्काल चकेरी स्थित काशीराम ट्रामा सेंटर भिजवा दिया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने स्नेहा को देखते ही मृत घोषित कर दिया था। थाना प्रभारी ने पद्मा गुप्ता की बेटी की घर में घुसकर हत्या करने की जानकारी पुलिस के बड़ी अधिकारियों को भी दे दी, तो वहां हड़कंप मच गया। इधर पद्मा गुप्ता कोर्ट से सीधे अपने साथियों के साथ कांसीराम ट्रामा सेंटर पहुंची और बेटी का शव देखकर गस खाकर गिर पड़ी। महिला पुलिसकर्मी व उनके सहयोगी वकीलों ने उन्हें संभाला। होश आने पर वो दहाड़े मारकर रोने लगी। चूंकि मामला एक वकील की जवान बेटी की हत्या का था, इसलिए सूचना पाते ही एसएसपी आनंददेव तिवारी, एसपी रवीना त्यागी, एसपी संजीव सुमन तथा सीओ आरके चतुर्वेदी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसएसपी आनंद देव ने मौके पर डॉग स्क्वाड तथा फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। सूचना पाकर आईजी आलोक सिंह अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पद्मा गुप्ता को धैर्य बंधाया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हत्यारा कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। इसके बाद आईजी घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। कमरे में खून ही खून फैला था। कमरे में अंदर रखी अलमारी खुली थी और सामान पलंग पर बिखरा पड़ा था। पालतू कुत्ता बरामदे से लेकर गेट तक चहलकदमी कर रहा था। वो डरा सहमा सा नजर आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने अलमारी खुली होने व सामान बिखरे पड़े होने से अनुमान लगाया कि हत्या शायद लूट के इरादे से की गई होगी। शव के पास मृतका का मोबाइल फोन पड़ा था, जिसे पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। टीम ने अलमारी व पलंग और कई जगह से फिंगरप्रिंट लिए। घटनास्थल के पास ही खून सनी एक ईंट पड़ी थी। इस ईंट से भी टीम ने फिंगरप्रिंट लिए और जांच हेतु ईंट को भी सुरक्षित कर लिया गया।
टीम को वॉशिंग मशीन पर रखा पानी से धुला एक चाकू मिला। इस धुले चाकू की जब टीम ने जांच की तो पुष्टि हुई कि उस पर लगा खून धोया जा चुका है। टीम ने चाकू को भी अपने पास सुरक्षित कर लिया। खोजी कुत्ता घटनास्थल को सूंघकर भौंकते हुए पड़ोसी संदेश चतुर्वेदी के घर जा घुसा। उसके घर के अंदर चक्कर काटने के बाद कुत्ता वापस आ गया। पुलिस ने संदेश चतुर्वेदी से बात की, लेकिन उनसे हत्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। एसएसपी आनंद देव तिवारी तथा एसपी रवीना त्यागी मृतका की मां पद्मा गुप्ता से पूछताछ करना चाहते थे, इसलिए वो कांसीराम ट्रामा सेंटर पहुंच गए। वो बेटी के शव के पास बदहवास बैठी थी। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। उस समय उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनसे कुछ पूछताछ की जा सके। जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। पुलिस अधिकारियों को इस बात का अंदेशा था कि कहीं वकील उग्र ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दूसरे दिन 3 डॉक्टरों के पैनल ने स्नेहा का पोस्टमार्टम किया। पैनल में डिप्टी सीएमओ राकेश पति तिवारी, कांसीराम ट्रामा सेंटर के डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और विष्णु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर श्रवण कुमार शामिल रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के पीछे भारी वस्तु के प्रहार करने, चाकू से गले पर वार करने के 3 निशान और चेहरे पर 1 निशान मिला। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उसके दोनों हाथों की कलाइयां चाकू से काटी गई थी। बताया कि स्नेहा की मौत खून ज्यादा मात्रा में निकलने की वजह से हुई थी। वहीं दुष्कर्म की आशंका के चलते स्लाइडें भी बना ली गई। महिला एडवोकेट की बेटी की हत्या का समाचार दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियां बना तो कानपुर कचहरी खुलते ही वकीलों में रोष छा गया। एडवोकेट पंकज कुमार सिंह, ताराचंद रुद्राक्ष, रतन अग्रवाल, टीनू शुक्ला, डीएन पाल, संजीव कनौजिया, शरद कुमार शुक्ला आदि अधिवक्ता भवन पर एकत्र हुए। इसके बाद इन वकीलों ने हत्या के विरोध में न्यायिक काम ठप करा दिया। इसके बाद वकीलों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर सड़क पर वाहन खड़े कर रास्ता बंद कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। एसएसपी आनंद देव ने सीओ राजेश पांडे को प्रतिनिधि के रूप में वकीलों के पास भेजा। श्री पांडे ने उग्र वकीलों को आश्वासन दिया कि स्नेहा के हत्यारे जल्दी ही पकड़ लिए जाएंगे। इस आश्वासन पर वकील शांत हुए। कानपुर बार एसोसिएशन ने इस बात का भी फैसला लिया कि स्नेहा के हत्या आरोपियों की कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। अब तक पद्मा गुप्ता सामान्य स्थिति में आ चुकी थी, इसलिए एसपी रवीना त्यागी उनसे पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। पूछताछ में पद्मा गुप्ता ने बताया कि 18 फरवरी की सुबह सब कुछ सामान्य था। बेटी स्नेहा ने खाना बनाया और उसे टिफिन लगाकर दिया। इसके बाद वो कोर्ट चली गई। शाम 5:15 बजे बहनोई रमाशंकर द्वारा ही उन्हें बेटी की हत्या के बारे में सूचना मिली। आपकी बेटी की हत्या किसने की? आपको किसी पर शक है? रवीना त्यागी ने पूछा। हाँ, मुझे 2-3 लोगों पर शक है, पद्मा गुप्ता ने बताया। किस पर? एसपी ने पूछा। पड़ोसी संदेश चतुर्वेदी और उसके बेटे सूरज तथा मोहल्ले के सोहदे अन्नू अवस्थी पर। वो कैसे? रवीना त्यागी ने पूछा। पद्मा गुप्ता ने बताया, संदेश चतुर्वेदी और उसका बेटा पिछले 3 महीने से उनके साथ विवाद कर रहे हैं। दोनों बाप बेटे हर समय झगड़ा व मारपीट के लिए उतारू रहते हैं। इन लोगों ने सन 2012 में उन पर जानलेवा हमला भी करवाया था और मोहल्ले का सोहदा अन्नू अवस्थी उनकी बेटी से छेड़छाड़ करता था। लोक लाज के कारण उसकी शिकायत नहीं की। इन्हीं कारणों से इन लोगों पर शक है। घर में क्या लूटपाट भी हुई? एसपी रवीना त्यागी ने पूछा। हाँ, अलमारी में कुछ गहने व मामूली नकदी गायब है, पद्मा गुप्ता ने बताया। पद्मा गुप्ता से पूछताछ के बाद एसपी रवीना त्यागी ने स्नेहा की हत्या के खुलासे के लिए एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में तेज तर्रार दर्जन भर पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने पड़ोसी संदेश चतुर्वेदी, उसके बेटे सूरज तथा एक अन्य युवक अन्नू अवस्थी को उठा लिया। पुलिस टीम को यह भी संदेह था कि किसी बेहद नजदीकी ने ही स्नेहा की हत्या की है। अब पुलिस ने मृतका स्नेहा के मौसा रमाशंकर को भी उठा लिया, क्योंकि रमाशंकर ही सबसे करीबी रिश्तेदार थे और उनका स्नेहा के घर आना जाना था। दूसरे, वो अचानक घटना वाले दिन स्नेहा के घर पहुंचे भी थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर संदेश चतुर्वेदी ने पद्मा गुप्ता से विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन हत्या करने या कराने से साफ इनकार कर दिया। पूछताछ और बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को भी लगा कि संदेश व उसके बेटे सूरज का स्नेहा की हत्या में हाथ नहीं है, इसलिए इस हिदायत के साथ उन्हें छोड़ दिया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से थाने आना पड़ सकता है। अन्नू अवस्थी से भी टीम ने सख्ती से पूछताछ की। अन्नू ने स्वीकार किया कि वो स्नेहा से एकतरफा प्यार करता था।
उसने उसके साथ एक दो बार छेड़खानी भी की थी, पर हत्या जैसा जघन्य अपराध उसने नहीं किया है। पुलिस ने उसके मोबाइल को चेक किया तो घटना वाले दिन उसकी लोकेशन स्नेहा के घर के आसपास की मिली। इस शक के आधार पर पुलिस टीम ने पुनः उससे सख्त रूप अपनाकर पूछताछ की, लेकिन उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। पुलिस किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए अन्नू अवस्थी को भी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। रमा शंकर गुप्ता मृतका स्नेहा का मौसा था और वो बेहद करीबी रिश्तेदार भी थे। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि घटना वाले दिन वो अचानक स्नेहा के घर क्यों और कैसे पहुंचे, इस पर रमा शंकर ने बताया कि स्नेहा ने उनसे मोबाइल पर बतियाते हुए कहा था कि 20 फरवरी को उसके इंस्टीट्यूट में कोई कार्यक्रम है, उसे भी कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, इसलिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे देने का वादा किया था। 18 फरवरी को वो रतनलाल नगर आए थे। यही उन्हें याद आया कि स्नेहा ने उनसे पैसे मांगे थे, इसलिए वो रतनलाल नगर से सीधा डब्ल्यू ब्लॉक केशव नगर स्थित स्नेहा के घर पहुंचे। वहां दो युवक कुरियर लिए खड़े थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो काफी देर से गेट खटखटा रहे हैं, ना तो दरवाजा खुल रहा है और ना ही स्नेहा फोन रिसीव कर रही है। इसके बाद जब वो घर में गए तो वहां स्नेहा का शव देखा। रमाशंकर पुलिस की निगाह में संदिग्ध थे, इसलिए उनकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस टीम ने पद्मा गुप्ता से उनके बारे में जानकारी ली। पद्मा गुप्ता ने रमाशंकर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वो उसकी बहन का सुहाग है, समय समय पर वो उनकी मदद करते रहते हैं। स्नेहा को वो बेटी जैसा प्यार करते थे। स्नेहा भी उनसे खूब हिली मिली थी, वो उनसे अक्सर फोन पर बतियाती रहती थी। पद्मा गुप्ता ने रमाशंकर को क्लीन चिट दी तो पुलिस ने भी रमाशंकर को छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने कुरियर बॉय मोहित और शुभम को उठाया। पुलिस को शक था कि कहीं वारदात को अंजाम देकर दोनों बाहर तो नहीं आ गए और तभी रमाशंकर के आ जाने पर उन्होंने कहानी बनाई हो। पुलिस ने मोहित से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो किदवई नगर में रहता है, जबकि उसका साथी शुभम यशोदा नगर में रहता है। स्नेहा ने ऑनलाइन कोई सामान मंगवाया था, उसी का पैकेट लेकर वो उसके घर गए थे। पैकेट पर स्नेहा का मोबाइल नंबर लिखा था। उस नंबर को उसने कई बार मिलाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। वे दोनों जाने ही वाले थे कि रमाशंकर आ गए। उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। पुलिस को कुरियर बॉय की बातों पर विश्वास हो गया तो दोनों कुरियर बॉय की डिटेल्स लेकर उन्हें भी थाने से भेज दिया गया। स्नेहा के मोबाइल से पुलिस टीम को 10 संदिग्ध फोन नंबर मिले। जांच करने पर पता चला कि ये नंबर स्नेहा के घर काम कर चुके राजमिस्त्री, मजदूर, टीन सेट डालने वाले लोगों के थे। पुलिस ने इन नंबरों पर बात की और एक एक को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। इनमें से एक नंबर ऐसा था जो बंद था। इस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया तो पता चला कि ये नंबर घटना वाली शाम से बंद है, लेकिन उस रोज उस नंबर से दूसरे एक नंबर पर बात हुई थी। इस नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया तो पता चला कि यह नंबर दबोली निवासी अमित का है। पुलिस टीम अमित की तलाश में जुट गई। आखिर टीम ने नाटकीय ढंग से अमित को धर दबोचा। थाना नौबस्ता लाकर जब अमित से सख्ती से पूछताछ की तो अमित टूट गया। उसने बताया कि बंद मोबाइल नंबर जुबैर आलम का है, जो मेहरबान सिंह पूर्वा में रहता है। रतनलाल नगर में उसकी वेल्डिंग करने, जनरेटर व कूलर मरम्मत की दुकान है। जावेद ने उसे बताया कि उसने स्नेहा की हत्या कबाड़ी सुरेश वाल्मीकि की मदद से की थी। अमित के बयान से पुलिस टीम की टेंशन दूर हो गई। अमित के सहयोग से पुलिस ने महादेव नगर निवासी सुरेश वाल्मीकि को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से सोने के 4 कंगन भी बरामद कर लिए, जो उसने पद्मा गुप्ता के यहाँ से चुराए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने जुबैर आलम के मेहरबान सिंह पूर्वा स्थित किराए के मकान पर छापा मारा, लेकिन वो वहां नहीं मिला। वहां पता चला कि जुबैर आलम मकान खाली कर मुरादाबाद में अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया है। अब जुबैर आलम को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने गहरा जाल बिछाया, साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। 7 मार्च 2019 को प्रातः 8 बजे एक खास मुखबिर से पुलिस टीम को पता चला कि जुबैर आलम अपनी दुकान का सामान निकालने व उसे बेचने आया है। वो इस समय चिंटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पहुंच गई और घेराबंदी करके उसे दबोच लिया। थाने में जब उसका सामना सुरेश वाल्मीकि से हुआ तो वो सब समझ गया। फिर उसने बिना किसी हिला हवाली के पद्मा गुप्ता की बेटी स्नेहा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जुबैर आलम ने चुराए गए जेवरों में से झुमका और एक अंगूठी दबोली के एक ज्वेलर के यहाँ बेच दी थी। पुलिस ने ज्वेलर के यहाँ से अंगूठी व झुमके बरामद कर लिए, साथ ही जुबैर के पास से 900 रुपए भी बरामद कर लिए। चूंकि सुरेश और जुबैर आलम ने स्नेहा की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था
और उनसे जेवर नकदी भी बरामद हो गई थी। इसलिए पुलिस ने स्नेहा की हत्या के जुर्म में जुबेर आलम व सुरेश वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी एसएसपी आनंद देव तथा एसपी रवीना त्यागी को हुई तो दोनों अधिकारी थाने पहुंच गए और उन्होंने टीम की सराहना करते हुए 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। फिर एसएसपी आनंद देव ने प्रेस वार्ता कर इस चर्चित हत्याकांड का खुलासा पत्रकारों के समक्ष किया। पत्रकार वार्ता के दौरान अभियुक्तों ने स्नेहा की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश के महानगर कानपुर के नौबस्ता थाना अंतर्गत एक मोहल्ला केशव नगर पड़ता है। इसी मोहल्ले के डब्ल्यू ब्लॉक में एडवोकेट पद्मा गुप्ता अपनी बेटी स्नेहा के साथ रहती थी। ये उनका निजी मकान था। पद्मा गुप्ता के पति राजकुमार गुप्ता अलग रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव के चलते उन्होंने पद्मा को तलाक दे दिया था। पद्मा गुप्ता कानपुर कोर्ट में वकालत करती हैं। स्नेहा की उम्र जब 1 साल से कम थी तभी उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया था। पिता के प्यार से वंचित स्नेहा की पद्मा गुप्ता ने बड़े ही लाड प्यार से परवरिश की थी। स्नेहा बेहद खूबसूरत थी और पढ़ाई में तेज भी। उसने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। इसके बाद उसने पॉलिटेक्निक में प्रवेश पा लिया था। पद्मा गुप्ता अपने पड़ोसी संदेश चतुर्वेदी से दुखी रहती थी। वो और उसका बेटा सूरज हमेशा झगड़े पर उतारू रहते थे। पद्मा गुप्ता मोहल्ले के अन्नू अवस्थी से भी परेशान थी। कॉलेज आते जाते वो स्नेहा को परेशान करता था। हालांकि स्नेहा कड़े मिजाज की थी और वो अन्नू को पास फटकने भी नहीं देती थी, लेकिन अन्नू एक तरफा प्यार में पागल था, जिससे वो उससे छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आता था। पद्मा गुप्ता अन्नू को सबक तो सिखाना चाहती थी, किंतु लोक लाज के कारण चुपचाप बैठ जाती थी। पद्मा गुप्ता की बहन जरोली निवासी रमाशंकर गुप्ता को ब्याही थी। रमाशंकर पीओपी कारोबारी थे। उनका पद्मा के घर आना जाना था। घर बार का कोई भी काम हो वो रमाशंकर के बिना नहीं कराती थी। अक्टूबर 2018 में पद्मा गुप्ता ने अपने मकान का निर्माण कराया था। इसमें राजमिस्त्री, मजदूर, कारपेंटर आदि की व्यवस्था रमाशंकर ने ही कराई थी। प्लास्टिक की सेट डालने का ठेका रमाशंकर ने जुबेर आलम को दिया था। जुबेर आलम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शहर हापुड़ का रहने वाला था। कानपुर में वो अपने परिवार सहित रहता था। रतनलाल नगर में उसकी वेल्डिंग करने, जनरेटर व कूलर मरम्मत की दुकान थी। वो सेट डालने का भी काम करता था। पद्मा गुप्ता के घर सेट डालने का ठेका उसने 14,000 रुपए में लिया था। काम खत्म होने पर जुबेर आलम को पद्मा गुप्ता ने 12,000 रुपए देकर उसके 2,000 रुपए रोक लिए थे। पद्मा गुप्ता के घर के सामने शशि शुक्ला का मकान था। काम के दौरान पद्मा गुप्ता ने जुबेर आलम को उनके यहाँ लोहे की जाली लगाने का ठेका दिलवा दिया था। साथ ही तय रकम भी दिलवा दी थी, लेकिन जुबेर आलम ने आधा काम किया। शशि शुक्ला पद्मा को उल्हाना देती थी। स्नेहा के पास सभी कामगारों के फोन नंबर थे। वो जब भी जुबेर आलम को शशि शुक्ला के यहाँ जाली लगाने का काम पूरा करने को कहती तो वो बहाना बना देता था। जुबेर आलम का एक दोस्त सुरेश वाल्मीकि था। सुरेश कबाड़ का काम करता था। सुरेश जुबेर की दुकान से भी कबाड़ खरीदता था, सो दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों की अक्सर शराब की महफिल जमती थी। दोनों पर लाखों का कर्ज था। सुरेश को कबाड़ के काम में घाटा हो गया था, जबकि जुबेर आलम का बेटा बीमारी से जूझ रहा था, जिससे उस पर कर्ज हो गया था। दोनों कर्ज चुकाने की जुगत में परेशान रहते थे। इधर 1-1.5 महीने से जुबेर आलम अपने 2,000 रुपए मांगने स्नेहा के घर आने लगा था। स्नेहा उसे ये कहकर पैसा देने से मना कर देती थी कि पहले शशि आंटी के घर का काम पूरा करो। बार बार पैसा मांगने पर जब स्नेहा ने पैसे नहीं दिए तो वो नफरत से भर गया। वो सोचने लगा कि वकील की लड़की जानबूझकर उसकी बेइज्जती कर रही है और उसे उसकी मेहनत का पैसा नहीं दे रही। उसने इसी बाबत दोस्त सुरेश से सलाह मशवरा किया और फिर निश्चय किया कि इस बार अगर उसने पैसे देने से इनकार किया तो वो अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने 2 दिन स्नेहा के घर की रेकी कर सुनिश्चित कर लिया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच स्नेहा घर में अकेली रहती है। 18 फरवरी 2019 की दोपहर जुबेर आलम स्कूटर से अपने दोस्त सुरेश के साथ स्नेहा के घर पहुंचा। जुबेर आलम ने गेट खटखटाया तो स्नेहा ने गेट खोला। स्नेहा उस समय घर पर अकेली थी। उसकी मां पद्मा गुप्ता कोर्ट गई हुई थी। जुबेर आलम का साथी सुरेश गेट के बाहर स्कूटर लिए खड़ा रहा और जुबेर आलम बरामदे में पहुंच गया। जुबेर को देखकर स्नेहा का कुत्ता भौंका तो स्नेहा ने इशारा करके कुत्ते को शांत करा दिया। फिर स्नेहा ने जुबेर से पूछा, कैसे आना हुआ? बेबी, मुझे रुपए की सख्त जरूरत है, इसलिए हिसाब का बाकी 2,000 रुपए लेने आया हूँ।
देखो जुबेर, तुम्हें बाकी पैसा तभी मिलेगा जब तुम ससी आंटी का काम पूरा कर दोगे। वैसे भी माँ घर पर नहीं है, शाम को जब वो आ जाए तब हिसाब लेने आ जाना। स्नेहा ने कड़ी आवाज में कहा। जुबेर गिड़गिड़ाकर बोला, बेबी मेरा बेटा बीमार है, उसे दिखाने डॉक्टर के पास जाना है। पूरा पैसा नहीं सही 500 रुपए ही दे दो। मुझे तुम्हारे बेटे की बीमारी से क्या लेना देना। इस समय मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझे, वो बोली। स्नेहा की बात सुनकर जुबेर तिलमिला उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। जुबेर अभी ये सोच ही रहा था कि वो इस बदतमीज लड़की को सबक कैसे सिखाए, तभी स्नेहा बोल पड़ी। जुबेर, मुझे पलंग के पास एक अलमारी बनवानी है, उसकी नाप ले लो। इसके बाद वो जुबेर को अंदर कमरे में ले गई। जुबेर ने स्नेहा को इंच टेप पकड़ाया और वो पलंग पर चढ़कर नाप लेने लगा। इसी समय नफरत से भरे जुबेर आलम की नजर जीने में रखी ईंट पर पड़ गई। उसने लपक कर ईंट उठाई और भरपूर बार स्नेहा के सिर के पीछे किया। स्नेहा का सिर फट गया और वो पलंग के नीचे आ गिरी। उसी समय खून से लपट पड़ी स्नेहा के पैर उसने उसी के दुपट्टे से बांध दिए। फिर रसोई में जाकर चाकू उठा लाया। उसके बाद उसने चाकू से उसके गले को रेत दिया तथा दोनों हाथों की कलाइयों की नसें काट दी। उसने उसके चेहरे पर भी चाकू से कई वार किए। स्नेहा को मौत के घाट उतारने के बाद जुबेर ने अलमारी का सामान पलंग पर बिखेर दिया और अलमारी से सोने के 4 कंगन, एक जोड़ी झुमके, एक अंगूठी और 900 रुपए निकाल लिए। ये सब लेकर वो घर के बाहर आ गया। बाहर उसका दोस्त सुरेश स्कूटर स्टार्ट किए खड़ा था। इसके बाद स्कूटर से वे दोनों भाग गए, लेकिन शास्त्री चौक पर उसका स्कूटर खराब हो गया। तब उसने मोबाइल फोन पर अपने एसी मैकेनिक दोस्त दबोली निवासी अमित को सारी घटना बताई और मोटरसाइकिल लेकर आने को कहा, लेकिन अमित घबरा गया। उसने दोबारा ना फोन करने की चेतावनी देकर अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद सुरेश ने स्कूटर ठीक कराया और जुबेर को उसके घर छोड़ा। जुबेर ने 4 कंगन तो सुरेश को दे दिए तथा झुमके और अंगूठी उसने उसी शाम दबोली के ज्वेलर के यहाँ 24,000 रुपए में बेच दिए और रात में ही मिनी ट्रक पर सामान लादकर पत्नी बच्चों सहित मुरादाबाद में रिश्तेदार के यहाँ रवाना हो गया। इधर घटना की जानकारी तब हुई जब कुरियर देने मोहित व शुभम आए। 8 मार्च 2019 को पुलिस ने अभियुक्त जुबेर आलम व सुरेश वाल्मीकि को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।